अमेरिका का पेंसिल्वेनिया का डिलेफेल्डिया शहर कमला हैरिस के लिए बेहद अहम है। यहाँ पर कमला हैरिस को जोरदार समर्थन मिल रहा है, खासतौर पर महिलाएं उनके समर्थन में उतर आई हैं। यहाँ से हमारी सहयोगी गौरी द्विवेदी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त डाउनटाउन फिलाडेल्फिया में खड़ी हुई हूँ और ये शहर, ये प्रदेश बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कमला हैरिस के लिए। इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि फिलाडेल्फिया ऐसा शहर है जहाँ पे करीब 46% आबादी ब्लैक अमेरिकन्स की है। ये वो डेमोग्राफिक है जिसके साथ कमला हैरिस एसोसिएट करती हैं अपने आप को। उन्होंने हमेशा से बोला है कि वो एक एज अ ब्लैक वुमन वो आइडेंटिफाई की जाती हैं। तो ये शहर बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए और ये प्रदेश उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेंसिल्वेनिया जो है, फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में आता है। पेंसिल्वेनिया जो है वो 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स देखता है। तो जो भी ये 19 वोट जीतेगा उसके लिए 270 का आंकड़ा पार करना आसान हो जाएगा। तो इस वजह से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट शहर है। ये आज मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो खुल के सपोर्ट कर रही हैं कमला हैरिस को। आज यहाँ पे पेंसिल्वेनिया में फिलाडेल्फिया में इसका एक सबब है नॉरिस टाउन, वहाँ पे मिशेल ओबामा की एक रैली भी थी। उसमें बहुत भारी तादाद में औरतें आई थी, सब कमला हैरिस को सपोर्ट करने के लिए, मिशेल ओबामा को सुनने के लिए। और ये दर्शाता है कि कितना सपोर्ट इस वक्त कमला हैरिस को औरतों से मिल रहा है। और ये सिर्फ ब्लैक्स के लिए नहीं है, ब्लैक अमेरिकन के लिए नहीं है, इंडियन अमेरिकन वोट बेस में भी इस वक्त भारी शिफ्ट आ चुका है। जेंडर एक डिस्पैरिटी आ गई है जिसमें औरतें जो हैं वो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रही हैं। अब देखने वाली बात ये है कि ये कितना ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा। वॉशिंगटन डीसी में भी हम देख रहे हैं कि औरतों के काफ़ी ग्रुप्स जो हैं वो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कमला हैरिस ये चुनाव जीतती हैं तो वो इतिहास रचेंगी। वो अमेरिका की पहली वुमन राष्ट्रपति बनेंगी, जो आज तक 200 साल में नहीं हुआ। 46 राष्ट्रपति बन चुके हैं। क्या वो 47वीं राष्ट्रपति बनेंगी औरत और महिला के रूप में और इतिहास रचेंगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि महिला वोट बेस में उनकी बहुत एक्सेप्टेंस है, उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। चाहे वो वॉशिंगटन डीसी हो, चाहे वो यहाँ फिलाडेल्फिया हो, चाहे वो नॉरिस टाउन हो जहाँ मैं खड़ी हुई थी आज शाम को। एक चीज़ साफ है कि औरतों का सपोर्ट कमला हैरिस के लिए है। क्या वो काफ़ी है? नवंबर 5 को हमें ये बात पता चल जाएगी। फिलाडेल्फिया से एनडीटीवी इंडिया के लिए गौरी द्विवेदी। लेकिन वहाँ के चुनाव में मुद्दे कौन से हैं जिस पर इस वक्त जो है वो चर्चा हो रही है, इसकी बात करते हैं। अमेरिका में एक बड़ा मुद्दा है गन कल्चर को लेकर। इसे लेकर तमाम चिंताएं वहाँ पर हैं। मास शूट आउट की वहाँ पर अक्सर घटनाएं सामने आती हैं। एक राजनीतिक मुद्दा वहाँ पर इस बार बन चुका है। यूएसए में एक सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा ये है कि क्या लोगों के पास हथियार होने चाहिए या नहीं। एक स्टैटिस्टिक मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को, वो ये है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा गन्स पाई जाती हैं, यानी कि हर 100 नागरिकों के पास 120 हथियार तक मौजूद हैं। और हथियार रखना या ना रखना सिर्फ एक ये निर्णय नहीं है कि इसमें लोगों की जान जा सकती है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल निर्णय बन चुका है जिस पर रिपब्लिकन पार्टी कहती है कि हाँ, सबको हथियार रखने का हक होना चाहिए क्योंकि सबको अपने आप को प्रोटेक्ट करने का हक मिलना चाहिए। डेमोक्रेट पार्टी ये कहती है कि इससे गन वायलेंस और बढ़ता है। और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि गन वायलेंस आखिर कितना बड़ा मुद्दा है अमेरिका में। और इसका मैं आपको एक नंबर ये दे दूं कि 2022 में सिर्फ बच्चों की अगर हम बात करें, 1 से 17 साल की उम्र तक के बच्चों की 2500 ऐसी मौतें हुई हैं सिर्फ 2022 में। और अगर हम टोटल बात करें तो 2023 में टोटल गन डेथ्स जो है वो करीब 46,000 हो चुकी हैं। इसकी वजह से ये बात बहुत ज़रूरी है कि ये पॉलिटिकल विषय क्यों है। आर्म्स लॉबी है, रिपब्लिकन पार्टी का अपना एक व्यू है, डेमोक्रेट पार्टी का अपना एक व्यू है और इसके बीच में पिसता आम नागरिक है जिसको गन वायलेंस से कहीं प्रोटेक्शन नहीं मिलती है।
यहाँ पर हमारी सहयोगी गौरी आपको बता रही थी किस तरह से जो गन कल्चर को लेकर मुद्दा है वो एक बार फिर से यहाँ पर चर्चा में है। डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर समर्थन करते रहे हैं और इस बार भी इसको लेकर चर्चा है, क्योंकि जिस तरह की खबरें वारदातें वहाँ पर होती रहती हैं, ऐसे में इस बार भी के चुनाव में इसकी चर्चा काफ़ी है। लेकिन अगर आप देखें कि दुनिया पर क्या असर होगा अमेरिका के चुनाव का, तो ऐसे में कई जगह पर युद्ध या युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में अमेरिका का क्या रुख वहाँ पर रहता है, ये बहुत मायने रखता है। ट्रंप और हैरिस दोनों का इसको लेकर अलग अलग एजेंडा है। चाहे आप यहाँ पर रूस यूक्रेन के युद्ध की बात करें, चाहे आप यहाँ पर इजराइल की बात करें, इन दोनों जगहों पर तनाव को लेकर दोनों का अलग अलग नज़रिया है। नेटो में अमेरिका के रोल को लेकर बदलाव हो सकता है। नेटो, आपको याद होगा यूक्रेन के युद्ध में एक बड़ी चर्चा नेटो को लेकर हुई थी, तो क्या इसमें कोई बदलाव हो सकता है? ट्रंप युद्ध से अमेरिका को अलग करने के पक्षधर जो है वो माने जाते हैं। ट्रंप इस तरह के बयान देते रहते हैं कि अमेरिका को इस तरह युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए या समर्थन नहीं करना चाहिए। उधर हैरिस अगर जीती तो नेटो में अमेरिकी भूमिका जारी रह सकती है। तो ये अलग अलग नज़रिया इन दोनों नेताओं का है, जो कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव की रेस में है। दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका की नीति पर नज़र रहेगी कि वहाँ पर जो पश्चिम एशिया के हालात हैं उसमें अमेरिका क्या किस तरह का हस्तक्षेप उसका रहता है। रूस यूक्रेन संघर्ष पर ट्रंप आए तो बदलाव हो सकता है क्या, ये यहाँ पर देखना होगा। और ट्रंप के जीतने पर ताइवान को लेकर भी नीति बदल सकती है, क्योंकि चाइना को लेकर ट्रंप लगातार बयान जो है वो अपने पिछले कार्यकाल में देते रहे। ऐसे में चीन के साथ रिश्ते पर नज़र रहेगी कि ट्रंप अगर आते हैं तो चीन के साथ चीन का अमेरिका का रिश्ता कैसा रहता है। ट्रंप का सभी आयातों पर 20% टैरिफ लगाने का प्लान है, और ये टैरिफ को लेकर वो आपको याद होगा जब राष्ट्रपति थे तो काफ़ी उनके बयान चर्चा में रहे थे कि चीन का जो आयात है उस पर ट्रंप 60 से 200% तक टैरिफ की बात करते हैं। उनका ये मानना था कि चीन बहुत सारे प्रोडक्ट डंप करता है अमेरिका में, और अमेरिका का एक्सपोर्ट इतना नहीं है चीन के मुकाबले में। ट्रंप जीते तो आंतरिक व्यवस्था में भी बदलाव यहाँ पर हो सकता है। इस बीच दोनों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं क्या इनकी तरफ से कहा जा रहा है। Make no mistake, we will win. We will win. And here's part of the deal on that. We will win because when you know what you stand for, you know what to fight for. And we have an opportunity in this election to turn the page on a decade of Donald Trump trying to keep us divided and afraid of each other. We're done with that. We're done. We're exhausted with it.